हेलो एवरीवन, ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, शुरू करें आज की क्लास। तो थोड़ा सा सुन लीजिए कि इससे पहले वाली क्लास में अपन ने किया था क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा परिवर्तन है जो इसमें दिया गया उस हिसाब से। ठीक है, और इसके अलावा जो इससे पहले वाली क्लास हुई थी तो उसमें किया था क्वेश्चन, वो थोड़ा सा अलग था। जब V3R का अवयव है उसको S के घात संचय में व्यक्त करते हो। ठीक है, तो उसी तरीके का और क्वेश्चन है, ये अब आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखिए, पहले ध्यान से इसको पढ़िए, क्वेश्चन को क्या दिया गया है और क्या प्रूफ करवा रहा है। देखिए, यदि समुच्चय S इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा, तीन अवयव है कोई या तीन सदिश बोल सकते हो, सदिश समष्टि V3R का आधार है, तब सिद्ध कीजिए कि समुच्चय S1 ये कोई दूसरा समुच्चय है, अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा, ये भी क्या है, V3R का आधार है। इससे पहले वाली क्लास की अगर बात करें क्वेश्चन की, तो उसमें था x1 x2 x3 इस प्रकार से थे, x1 प्लस x2 x1 प्लस x3 x2 प्लस x3, यही थे। तो सेम उसी तरीके से है, बस इतना सा ध्यान रखना है आपको कि अल्फा बीटा गामा है वो S के अवयव है, वो V के अवयव है। तो R में आपको अल्फा बीटा गामा नहीं लेने हैं, इनके अलावा कोई अवयव लेने हैं। अब अल्फा बीटा गामा है वो अदिश नहीं है, अब क्या है, सदिश है। ठीक है, तो इस चीज का आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। अब देखिए, शुरू करते हैं, और बाकी सेम है यहाँ पे कंडीशन। तो आपको दिखाना है कि S1 है वो क्या है, V3R का आधार है। तो आपको दो चीजें दिखानी है, S1 एक घात स्वतंत्र होना चाहिए और S1 V3R को जनित करना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा इससे जो पहले वाला क्वेश्चन हुआ है उसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए, अगर वो आपके से क्लियर है तो इसमें इतनी आपको प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, शुरू करते हैं। तो ये चीजें आपको दी गई है, V3R है वो सदिश समष्टि है, S और V3R का कोई समुच्चय है, इसमें तीन अवयव है अल्फा बीटा गामा, और क्या दिया गया है, S है वो V3R का आधार है। S क्या है, V3R का आधार है। इसका मतलब S एक घात स्वतंत्र है, और S है वो V3R को जनित करता है। ये दोनों कंडीशन और इनका मतलब क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। ओके, प्रूफ क्या करना है कि S1 है वो V3R का आधार है। यहां से तब सिद्ध करना है कि समुच्चय S1 है वो V3R का आधार। सर्वप्रथम क्या सिद्ध करेंगे कि समुच्चय S1 है वो एक घात स्वतंत्र है। ओके, लिखो आप क्वेश्चन, शुरू करो।
सर्वप्रथम सिद्ध करना है कि समुच्चय S1 है वो एक घात स्वतंत्र है। S में अवयव है अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा और गामा प्लस अल्फा। तीन अवयव लेने हैं R में अल्फा बीटा गामा आप नहीं लोगे। ओके, आपको समझना होगा कि अल्फा बीटा गामा R के नहीं, ये किसके अवयव है? V3R के, यानी ये सदिश है, अदिश नहीं। तीन अवयव ले लिया आदमी A, B, C। तो अब S1 के एक घात स्वतंत्र होने के लिए कौन सी समीकरण काम में लोगे आप? A इंटू पहला अवयव अल्फा प्लस बीटा प्लस B इंटू दूसरा अवयव बीटा प्लस गामा प्लस C इंटू गामा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0। जो R में लिमिट ली है A, B, C, उनका तीनों का मान क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। यदि S1 क्या है? एक घात स्वतंत्र है। ओके, तो हल करते हैं। जहां पे अपन काम में लेंगे कौन सी कंडीशन कि जो समुच्चय S है वो क्या है? एक घात स्वतंत्र है। इनको अंदर मल्टीप्लाई करा दोगे आसानी से। अब इसमें कॉमन ले लेंगे अल्फा बीटा गामा। क्यों? क्योंकि समुच्चय S है, उसके अंदर तीन सदिश है अल्फा बीटा गामा, वो एक घात स्वतंत्र है। उसका मतलब अल्फा बीटा और गामा के जो गुणांक है वो क्या है? 0 है। तो अल्फा का गुणांक हो जाएगा यहाँ से क्या? A प्लस C, ये हो जाएगा यहाँ से बीटा का गुणांक A प्लस B, और जो गामा उसका गुणांक B प्लस C। अब उस कंडीशन को काम में लेंगे कि जो आपका समुच्चय S है वो क्या है? एक घात स्वतंत्र है। समुच्चय S इक्वल टू अल्फा बीटा गामा, ये क्या है? एक घात स्वतंत्र है। अब यहाँ से अल्फा का गुणांक A प्लस C इक्वल टू 0, बीटा का गुणांक A प्लस B इक्वल टू 0, गामा का गुणांक B प्लस C इक्वल टू 0। एक, दो और तीन को हल करोगे, मान ज्ञात करोगे A, B और C के। आसानी से मान ज्ञात कर लोगे इन समीकरणों से। सिंपल ये आपकी इक्वेशन दे रखी है। ओके, तो यहाँ से ज्ञात करते हैं A, B और C के मान। सबसे पहले समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। अब आपको जैसे ज्ञात करना है आप उस तरीके से ज्ञात कर सकते हो, जरूरी नहीं आप इसी तरीके से ज्ञात करो, मान है वो समान आएगा। देखिए समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, A प्लस B इक्वल टू 0, A प्लस C इक्वल टू 0, माइनस माइनस यहाँ तो कुछ फर्क पड़ेगा, A से कैंसिल, B माइनस C इक्वल टू 0। एक समीकरण B प्लस C इक्वल टू 0, समीकरण 3 और 4 से मान प्राप्त हो जाएगा किसका? B का।
चाहे आपने सिक्का प्राप्त करना तो सिक्का कर लो, और जो मान आएगा उसको 1 2 3 में किसी में अप्लाई कर दो। कहने का मतलब है कि बहुत ही देखो सिंपल सिंपल यहाँ पे कंडीशन है, एक आध स्वतंत्र वाली। जो इसके बाद वाली कंडीशन है वो थोड़ी सी अलग है, उसको आपको ठीक से समझना होगा। ओके, लिखो आप इसको यहाँ तक। समीकरण 3 और समीकरण 4 से ऐड कर देंगे इनको। सी कैंसिल, ये 2b इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब b इज इक्वल टू 0। यहाँ रखोगे तो a का मान 0, यहाँ रखोगे c का मान 0। समीकरण 2 से क्या रहेगा, a इज इक्वल टू 0। समीकरण 1 से 0 प्लस c इज इक्वल टू 0, तो c का मान 0। ये आसान सा प्रोसेस है, और अगर ये भी किसी का गलत होता है तो फिर तो देखो कुछ होने वाला नहीं, बिल्कुल आसान आसान कंडीशन है। तो अपना a b c इन तीनों के मान क्या आ गए, 0। ये समीकरण अपन लेके चले थे, a इंटू एल्फा प्लस बीटा प्लस b इंटू बीटा प्लस गामा प्लस c इंटू गामा प्लस एल्फा इज इक्वल टू 0। और जो r के अवयव थे तीनों, उनका मान क्या आ गया, 0। a b c, इसका मतलब ये तीनों सदिश जो s किसके अवयव है, s1 के, एल्फा प्लस बीटा बीटा प्लस एल्फा गामा प्लस एल्फा, ये क्या हो जाएंगे, एक घात स्वतंत्र। S1 क्या है, एक घात स्वतंत्र। एक कंडीशन वो दिखाई है कि S1 है वो V3R को जनित करता है, और जबकि काम में लेंगे कि S है वो V3R को जनित करता है। सिद्ध करेंगे कि S1 है वो V3R को जनित करता है, इसका मतलब V3 को R का कोई अवयव लेंगे और उसको S जो आपका 1 है उसके एक घात संचय के रूप में व्यक्त किया जा सके। ओके, कंडीशन आपको पता ही है, अवयव चेंज करने हैं इस बार। ओके, यहाँ तक लिखो आप, फिर अपन इसकी दूसरी कंडीशन करते हैं।
कंडीशन आपको पता है क्या लेनी है, सेम उसी तरीके से है, ठीक है। V3R के अवयव अक्ष के संगत 3 अदिश लीजिए A1 A2 A3। ये आप अपने हिसाब से यहाँ किसी प्रकार से ले सकते हो। ये इस प्रकार होना चाहिए कि वो अवयव V3R का अक्ष इज इक्वल टू A1 अवयव अल्फा प्लस बीटा प्लस A2 अवयव ये बीटा प्लस गामा, A3 और ये गामा प्लस अल्फा। अब आपको क्या करना है कि ये जो कंडीशन है इसको काम में लेंगे, क्योंकि दिया गया है अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा गामा के लिए इसी कंडीशन को काम में लेंगे। ये अडिश आपको चेंज वहां पे कर लेंगे। ओके, देखिए तो इसको थोड़ा सा हल करेंगे पहले। A1 प्लस A3 अल्फा को बना जाएगा, A1 प्लस A2 ये बीटा को बना जाएगा, और फिर ये गामा को बनाएगा तो A2 प्लस A3 ये गामा को बना जाएगा। इसको 5 दे देना, ये समीकरण 6। ओके, अब देखो S यानी अल्फा बीटा गामा क्या है, V3R को जनित करता है। V3R को जनित करता है तो V3R के अवयव अक्ष के संगत को 3 सदिश और ले लेंगे। यहाँ पे लिए थे A1 A2 A3, अब की बार B1 B2 B3। इस प्रकार होंगे कि देखिए यहां से मान क्या हो जाएगा, इसका पहला अवयव B1 और पहला अवयव S का अल्फा B1 अल्फा हो जाएगा प्लस आपका B2 इंटू हो जाएगा बीटा प्लस B3 गामा। 6 और 7 में आपको तुलना करनी है किसकी, अल्फा बीटा और गामा के गुणांकों की। ठीक है, आपको करना क्या है, A1 A2 A3 का मान ज्ञात करना है किसके पदों में, B1 B2 और B3। ओके, तो सबसे पहले देखिए समीकरण 6 है 7 से। समीकरण 6 और समीकरण 7 से, तो 6 का मान देखो अल्फा गुणांक और सेम है, ये dx का मान है, ये dx का मान है। तो अल्फा गुणांक A1 प्लस A3 इज इक्वल टू B1, फिर यहाँ से जो बीटा गुणांक है वो A1 प्लस A2, इसका मान B2 और लास्ट A2 प्लस A3। तीन समीकरण आ जाएंगे 8, 9 और 10। ठीक है, समीकरण ये वही है, एक आ स्वतंत्र वाली, कुछ फर्क नहीं है। यहाँ पे बराबर में था 0, अब आगे B1 B2 B3। ओके, और यहाँ पे थे A B C, तो A प्लस C था, ये A प्लस ना B था और ये B प्लस C था, तो वहाँ पे ABC लिए थे, यहाँ पे A1 A2 A3 लिए। ओके, अब इन समीकरणों को हल करते हैं और मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, लिखो आप समीकरण 10 तक।
समीकरण 9 माइनस समीकरण 8। A1 प्लस A2 इज इक्वल टू B2 और A1 प्लस A3 इज इक्वल टू B1। माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल। समीकरण 11 A2 माइनस A3 का मान आ गया B2 माइनस B1। समीकरण 10 और 11 से इनको ऐड कर देंगे तो A3 से A3 कैंसिल, B3 प्लस B2 माइनस B1। तो A2 का मान कितना रहेगा? ये A2 का मान 1/2 माइनस B1 प्लस B2 प्लस का B3। ओके, अभी A2 का मान यहाँ पे रख दोगे तो समीकरण 9 से A1 का मान आ जाएगा। समीकरण 9 से जो A1 है उसका मान क्या हो जाएगा? B2 और ये माइनस का A2। ओके, A2 का मान अप्लाई कीजिए। ये आगे कैलकुलेशन है, आप इसको आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा 2 देखो, और ये हो जाएगा 2B2 और ये माइनस का B2, तो ये बच जाएगा प्लस का B2। देखिए मान क्या आएगा? देखो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का B1, ये हो जाएगा प्लस का B2, क्योंकि यहां से होगा 2B2 और ये माइनस B2 प्लस का B2 और ये माइनस का B। ये मान हो जाएगा A1 का 1/2 B1 माइनस B2, वो सॉरी B1 प्लस B2 माइनस B3। एक हो रह गया A3, तो वो किसी भी समीकरण से आप याद कर सकते हो। A2 प्लस A3 इज इक्वल टू B3। A3 का मान ज्ञात करना है। B3 माइनस का A2, इसमें A2 का मान अप्लाई कर देते हैं अपने पास। ठीक है, कैलकुलेशन करना है, आप इसको आसानी से कर सकते हो। लिखो यहां तक। ये A3 का मान हो जाएगा B3 माइनस A2, A2 की जगह 1/2 माइनस B1 प्लस B2 प्लस B3।
ये हो जाएगा 2b3 माइनस माइनस प्लस का b1 माइनस का b2 माइनस का b3 अपॉन 2। ये a3 का मान हो जाएगा 1/2 b1 माइनस b2 प्लस b3। आप इनको आसानी से हल कर लोगे, मान ज्ञात हो जाएंगे a1 a2 a3 के। ये a1 a2 a3 के मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 5 में। a1 a2 व a3 के मान समीकरण 5 में। देखिए रखते हैं। ये मान आएगा समीकरण 5 से। ये इज इक्वल टू, यहाँ पे था a1 अल्फा प्लस बीटा प्लस ये था a2 बीटा प्लस गामा प्लस a3 गामा प्लस अल्फा। a1 का मान b1 प्लस b2 माइनस b3 अपॉन 2 और ये a2 का मान माइनस b1 प्लस b2 प्लस b3/2 और ये a3 का मान 1/2 b1 माइनस b2 प्लस का b3। यहाँ से आप बोल सकते हो कि B3R का जो अविवर्स है उसको आप अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा के एक संचय में व्यक्त कर सकते हो। इसका मतलब इसका मतलब ये हुआ कि तीनों सदिश अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा और गामा प्लस अल्फा यानी समुच्चय S1 V3R को जनित करता है। समुच्चय S1 एक हाथ स्वतंत्र है, समुच्चय S1 V3R को जनित करता है। इसका मतलब समुच्चय S1 यानी अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा V3R का बेसिस है, आधार है। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन सेम थे। अब तो आपकी कोई भी डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, सेम था ये प्रोसेस। ठीक है, ये बस चीज है, इसको आपको थोड़ा सा समझना होगा। ठीक है, लिख लीजिए इसको।
इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, v इज इक्वल टू एल एस लिखते हैं, v को आप यहाँ पे v3r के रूप में व्यक्त कर रहे हो, s होता है यदि इसको जनित करता है तो एल एस आ जाता है, अब s ये 1 कर रहा है जनित तो एल एस 1। थोड़ा सा ये प्रतीक चिन्ह है, इसको भी ध्यान से देख लेना। तो S1 है वो सदिश समष्टि V3R का आधार है। ओके, ये दोनों कंडीशन हो गई, S1 एक घात स्वतंत्र भी हो गया और S1 वो V3R को जनित भी करता है, जहाँ ये इसके अंतर्गत इसके तीन अवयव, तीन सदिश अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा और गामा प्लस अल्फा। एंड V3R के आधार S1 में अवयव की संख्या कितनी है? 3। तीन ही तो अवयव है, अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा और गामा प्लस अल्फा, 3 अवयव हो गए। और यदि इसका जो दिया हुआ है आधार S जिसमें 3 अवयव है अल्फा बीटा गामा, तो उसकी में भी आप देख सकते हो 3 ही अवयव है, और इसका मतलब डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू 3। V की विमा कितनी हो जाएगी? 3। अवयव किसमें देखने हैं? V के आधार में देखने हैं अवयव, और जो विमा होगी वो किसकी होगी? V की होगी, न कि आधार की। ओके, तो ये यहाँ पे इस तरीके से इसकी परिभाषा है डायमेंशन विमा। ठीक है, तो इसको आप अगर कंप्लीट कर लीजिए, ये दोनों क्वेश्चन आपके अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए। ओके, देखो इसको पूरा करो। ये क्वेश्चन है, देखिए सिद्ध कीजिए कि समुच्चय S 3 अवयव दे रखे हैं, आप इनको V1, V2, V3 बोल सकते हो, जहाँ पे V1 का मान हो जाएगा 1 0 0, V2 का मान हो जाएगा 1 1 0, V3 का मान हो जाएगा 1 1 1। क्या प्रूव करवा रहे हैं? ये समुच्चय है वो सदिश समष्टि V3R का आधार है। इस तरीके के मैं आपको 2 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। ठीक है, जो अवयव है बस वो चेंज होंगे, यहाँ पे जो मान है वो चेंज होगा। ठीक है, आपको दिखाना है कि ऐसा वो एक स्वतंत्र है, तो 3 अवयव ले लेंगे R में, अल्फा बीटा गामा लो, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 लो, तीनों का मान 0 होना चाहिए, हल कर लोगे आसानी से। फिर क्या दिखाना है? S V3R को जनित करता है, तो S में एक अवयव ले लेना है, सॉरी तो V3 है उसमें ले लेंगे अपनी बात आना 3 टपेलों के रूप में। उसी प्रकार से ये जो अभी 2 क्वेश्चन किए इनके जैसे नहीं, इससे पहले आपको इस तरीके के 2 क्वेश्चन करवा चुके हैं, तो ये उससे होगा। एक अवयव लेंगे XYZ है ना 3 टपेलों के रूप में, और वहां पे सामने कोई अवयव ले लेंगे, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ले लो, अल्फा बीटा गामा ले लो। अब आप ना जो भी मान लेते हो, जैसे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 लेते हो तो उनका मान ज्ञात कर दो XYZ के पदों में। यहाँ पे XYZ एक अवयव है 3 टपेलों के रूप में, किसका? V3R का। वो अवयव S के घात संख्या में व्यक्त हो जाएगा,
एस V3R को जनित कर देगा, एस एक हाथ स्वतंत्र हो जाएगा, एस V3R को जनित कर देगा, एस V3R का आधार। ओके, तो ये क्वेश्चन आप अलग करना, इसको आप अच्छे से हो जाता है, ये कर लेते हो तो समझ में आ जाएगा। तो देखो हो जाना चाहिए, बार बार एक ही प्रकार के आप क्वेश्चन करवा रहे हैं, दिक्कत नहीं आनी चाहिए, केवल अवयव भी तो चेंज है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से करने की कोशिश करना। अभी यहाँ पे आपका जो आधार और विमा है, इस पे ये लगभग आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ एक दो क्वेश्चन बचे हैं तो उनको और आपको करवा देंगे हम जल्दी ही। ये यूनिट आपकी समाप्त होने वाली है और इस यूनिट के साथ ये आपकी जो बुक है, जो पहला पेपर है, वो भी समाप्त होने वाला है। ओके, तो इसके बाद अपन पढ़ेंगे डायनेमिक्स। तो डायनेमिक्स से जो अपना पेपर है वो थोड़ा सा फिजिक्स से रिलेटेड है, तो आपको उसका नॉलेज होना चाहिए, फिजिक्स का भी, वेग है, त्वरण है, अनुप्रस्थ है, वगैरह चीजें, ठीक है। और जो केंद्रीय बल है, सेंटर फोर्स, एक तरह की फिजिक्स ही समझिए वो। तो आप वो बुक है ना खरीद लेना, अपने जेपीएस पब्लिकेशन की वो बुक आपको लेनी है, मैकेनिक्स है गति विज्ञान। ओके, तो वो बुक आप खरीद लेना और इस क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट कर लेना, हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत आपकी नहीं होगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।